कोरोना के ही वजह से लॉकडाउन चल रहा है पूरे देश में। लॉकडाउन खत्म भी हुआ तो क्या हुआ, क्या परेशानी हो रही है देश के व्यापारियों को, कारोबारियों को, इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमने आमंत्रित किया है। बीआईए के चैम्बर में बैठे हुए हैं बिहार के तमाम जाने माने कारोबारी, उद्योगपति। इनसे पूछेंगे कि क्या इनको परेशानी हो रही है, सरकार की तरफ से इनको क्या सहयोग चाहिए और क्या चुनौती है, क्योंकि पिछले 2.5-3 महीने से देश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल बेपटरी हो गई है और जो रेटिंग एजेंसियों की रिपोर्ट है वो चिंता बढ़ाने वाली है, क्योंकि भारत की हालत और ख़राब होने वाली है। लेकिन मुझे ज़्यादा चिंता है अभी बिहार की, क्योंकि मैं बिहार में रहता हूं और बिहार के उद्योगपतियों को, कारोबारियों को मैंने यहाँ पर एक पैनल बुलाया है। उनसे हम चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर सरकार जो नीति बनाती है उस नीति का कितना फ़ायदा उद्योग को मिल पाता है, कारोबारियों को मिल पाता है। क्योंकि कहा जाता है कि सरकारें हमेशा लोकप्रिय फैसले लेती हैं, ज़रूरी फैसले लेती ही नहीं है। तो जब तक सरकार ज़रूरी फैसले नहीं लेगी, लोकप्रिय फैसले लेती रहेगी, तब तक कारोबार कैसे आगे बढ़ेगा। तो देखिए, ये पैनल है बिहार के जाने माने उद्योगपतियों का, कारोबारियों का, जिनसे मैं बात करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा कि क्या हाल है बिहार का। आप तो प्रेसिडेंट हैं, आप बताइए क्या हाल है बिहार के उद्योग का। देखिए, जो कोरोना महामारी आई है इससे बिहार का पूरा विश्व ही प्रभावित है। और चूंकि हम पिछड़े राज्यों में हैं, यहाँ जनसंख्या भारत की 10% रहती है, तो हम ज़्यादा प्रभावित हैं। यहाँ अभी हमारे यहाँ बाहर से इतनी बड़ी संख्या में मज़दूर आए हैं, वो हमारे लिए चिंतनीय विषय है कि उनका कैसे उनको रोज़गार मिले। हमारे मुख्यमंत्री इस पर पहल कर रहे हैं कि भाई वो वापस न जाएं, लेकिन उनको रोज़गार देना होगा। हमको ये सोचना होगा कि ये क्यों गए, यहाँ उनको नहीं मिला रोज़गार इसलिए वो गए। तो उनकी मंशा है कि इनको यहाँ रोज़गार दिया जाए। आपको लगता है कि सरकार जो दावा कर रही है कि सबको रोज़गार दे देंगे, ये संभव है बिहार में? देखिए, इतनी बड़ी क्वांटिटी में तो तुरंत संभव नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म में कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। हमको अपनी सोच में बदलाव करना होगा। यहाँ 20 साल आगे का प्लानिंग करना होगा। 1-2 साल के प्लानिंग से काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि ये जो मज़दूर आए हैं, हमको लगता है कि जितने कष्ट से वो आए हैं सह करके, उस हालत में हमको लगता नहीं कि 10-15% से ज़्यादा लोग वापस जाएंगे। और उनको रोज़गार देना बहुत ज़रूरी है और बिहार के लिए इसको अपॉर्चुनिटी में बदलना चाहिए। क्योंकि बिहार एक कंज्यूमिंग स्टेट है, यहाँ हर चीज़ का आवश्यकता है, तो हर चीज़ के यहाँ, इस चीज़ के यहाँ उद्योग लग सकते हैं। सिर्फ सरकार को नीतियों में और अपनी सोच में बदलाव करने की आवश्यकता है। सरकार की नीति जो है, उद्योग नीति, कितना अनुकूल है बिहार के उद्योगपतियों के? जो अभी वर्तमान नीति है, जो यहाँ लोग हैं वो तो काम कर ही रहे हैं, और जो भी नीतियाँ बनती हैं वो तो हम उद्योग संघों के राय से बनती है। यहाँ एक थोड़ा बहुत गड़बड़ी है कि उन नीतियों का अक्षरशः पालन नहीं होता है। थोड़ा बहुत गड़बड़ी है कि बहुत ज़्यादा ही, बताइए ईमानदारी से। देखिए, बहुत ज़्यादा उसको नहीं कह सकते हैं। बहुत सारी सुविधाएं भी हैं। हम लोगों ने ऐसी पॉलिसी बिहार में बनी है जिसको बेस्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया कहा गया, लेकिन उस समय भी जो उद्योग लगने चाहिए थे वो नहीं लगे। बेस्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया है, ये बहुत बढ़िया पॉलिसी है, तो उद्योग धंधे क्यों नहीं लग रहे हैं? हमको लगता है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए वो यहाँ नहीं है, और यहाँ पर कई लाख करोड़ के SIPB प्रस्ताव आए, लेकिन वो अमल नहीं हुआ। तो एक हमको लगता है कि आज तक कोई ऐसी टीम नहीं बनी जो ये पता करे कि वो क्यों नहीं लौट के आए, उनकी क्या समस्याएं हैं, उनको समस्याओं का उनका निदान होना चाहिए। और जो उद्योग नीति बनाई जाती है वो यही सोच के बनाई जाती है कि उद्यमियों को इसका लाभ देना है, उससे पूरे देश में इसका वातावरण बनता है, लेकिन उन नीतियों का भी पूर्ण रूप से पालन नहीं हो पाता है। देखिए, खेतान साहब का मानना है कि बिहार सरकार की जो उद्योग नीति है वो बहुत स्तरीय है, बहुत बढ़िया है, लेकिन गाड़ी आगे नहीं बढ़ पा रही है। क्यों नहीं बढ़ पा रही है ये देखने वाला कोई नहीं है। तो केवल नीति बनाने से क्या होने वाला है, नीति पर काम भी होना चाहिए। और भी लोग हैं, बात करेंगे हम KPS केसरी जी से, पहले फॉर्मर प्रेसिडेंट भी हैं बीआईए के। आप बताइए, सच्चाई अभी कितना मुश्किल है बिहार में उद्योग को आगे बढ़ाना?
देखिए, उद्योग कैसे लगता है उसको पहले सोचना होगा। हमारे यहाँ बेसिक रॉ मटेरियल अगर आप देखेंगे तो कृषि उत्पाद के अलावा हमारे यहाँ कोई भी खनिज पदार्थ नहीं है। सबसे पहली ये बात है। दूसरे, जो हमारे यहाँ पहले उद्योग नहीं लगे थे उसके कारण थे हमारे यहाँ बिजली पर्याप्त नहीं थी। हकीकत है कि हमारे यहाँ स्किल मैन पावर पहले से नहीं था। बैंक हमारे यहाँ पैसा नहीं लगाती है। ज़मीन का यहाँ अभाव है। एक हालांकि संस्था है बिहार सरकार की, बियाडा, लेकिन उनके पास बहुत दिनों से ज़मीन नहीं आई है। अभी ये सुनने में आ रहा है कि कोविड के पीरियड में उनको शुगर मिल्स की ज़मीन मिली है। उसके बाद उसके ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेंगे, फिर वो बांटेंगे। ये इस सब में समय लगेगा। तो नहीं आने का ये 4-5 अवयव हैं, वो सारे में कहीं ना कहीं कुछ 19-20 हो रही है, लेकिन उस सब के बावजूद काम हो सकता था। और वो काम नहीं होने का जो मुझे ऐसा लग रहा है कि सबसे बड़ी परेशानी माइंडसेट की है। माइंडसेट के या हम फ्यूडल स्टेट हैं, तो पहले यहाँ राजा महाराजा जमींदारों का फ्यूडलिज्म चलता था। अभी उसकी जगह पे कुछ और लोग आ गए हैं। नेता आ गए, नेता कह लीजिए, ब्यूरोक्रेट्स कह लीजिए, वो तो काम को आगे नहीं बढ़ने दे रहे। काम को आगे नहीं बढ़ने की बात हम नहीं करेंगे, लेकिन उनकी सोच ऐसी है कि काम खुद ब खुद आगे नहीं बढ़ेगा। तो वो बढ़ने देना चाह रहे हैं या नहीं वो बहुत मतलब नहीं रखता है, लेकिन काम करने का ढंग ही ऐसा है। जैसे कहा जाता है कि जो स्थानीय उद्योगपति हैं, व्यापारी हैं, आप तो बाहर से बुला रहे हैं, न्योता दे रहे हैं, लेकिन यहाँ के जो कारोबारी हैं उनको आप डंडा चला रहे हैं, उन पर उनको कह रहे हैं कि उद्योग बंद कर दो, खामियां निकाल रहे हैं, उनकी घेराबंदी कर रहे हैं। ऐसा लगता है आपको? जी, तो मैंने आपको पहले ही कहा कि कहीं ना कहीं माइंडसेट की परेशानी है। जैसे अभी हम कह रहे हैं कि बाहर से जो लोग आए हैं उनको एम्प्लॉयमेंट देने की बात कर रहे हैं। वो बाहर गए क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट नहीं था, इसलिए वो बाहर गए। उनको ज़िंदा रहने के लिए, अपने परिवार चलाने के लिए पैसा चाहिए था, तो बाहर जहाँ से पैसा आ सकता था वहाँ गए और पैसा कमा के ला रहे हैं। अभी स्थिति देखिए यहाँ की कितनी अच्छी हो सकती है, वो सोचने, जैसा अभी अध्यक्ष महोदय ने कहा कि इसको अवसर में हम बदल सकते हैं, बदलने की ऐसी संभावना है। एक उदाहरण अभी लेते हैं। हालांकि हमारे बैठे हुए हैं अध्यक्ष, भवन निर्माण से संबंधित लोग, हाउसिंग सेक्टर के लोग बैठे हैं यहाँ। आप हाउसिंग सेक्टर को देखेंगे तो हमारे यहाँ इंडस्ट्री जो हाउसिंग का स्टेट है, यहाँ अर्बनाइजेशन का लेवल है 11.3%। बाकी सारे लोग गांव में रह रहे हैं। और जो अर्थ का बहाव होता है, पैसा निकलते हैं, वो शहरों से निकलते हैं। ऐसा ही देखा गया है, गलत हो सही हो, लेकिन हो यही रहा। तो उस हालत में हमको अभी यहाँ पे ये चाहिए था कि हम एक मुश्त यहाँ पर किस तरीके से अफोर्डेबल हाउसिंग हो, गवर्नमेंट अपनी तरफ से मकान बनवावे। और जितने लोग हैं, अभी जो डाटा आ रहा है उसमें ये देखा जा रहा है कि भवन निर्माण से जुड़े लोग ही सबसे ज़्यादा लोग उसमें हमारे माइग्रेंट लेबर में सबसे ज़्यादा हैं। तो उनको तो इमीडिएटली नौकरी मिल जा सकती है, इमीडिएटली उनके पास काम हो सकता है। और सरकार ही सब कुछ करे, कोई ज़रूरी नहीं। तो भवन निर्माण से जुड़े लोग भी यहाँ पर हैं, उनसे बात करते हैं कि जो प्रवासी आए हैं लाखों लाख की तादाद में, वो स्किल्ड हैं भवन निर्माण में, उनका कितना उपयोग किया जा सकता है, क्या संभावना बनती है? देखिए, कृषि के बाद सबसे ज़्यादा अगर कहीं श्रमिक लगा है तो कंस्ट्रक्शन में लगा, भवन निर्माण में। तो भवन निर्माण में यहाँ लोकल बहुत सारा प्रॉब्लम है। जैसे हम लोग 1 साल पहले पूरे बायोलॉज में जो त्रुटियाँ थी, जो नया बायोलॉज बना उसमें बहुत सारी त्रुटियाँ थी, जिसको ठीक करने के लिए दिया गया। और लगभग 1 साल से वो बनकर रखा हुआ है, वो तैयार। हम लोग वेट कर रहे हैं कि जब वो आएगा तो हम लोग फिर अपना नक्शा फाइल करेंगे। अगर नक्शा पास करने में अभी आप देखिएगा तो हर नगर निगम का एक अपना अपना टाइम है। नक्शा पास करने में सबसे ज़्यादा टाइम लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? हमारे समझ से पड़े, जबकि सब जगह कंप्यूटराइज कर दिया गया है, बहुत सारा साधन को ठीक किया गया है, लेकिन आप तब पर भी देखिए 1-1 साल में एक नक्शा पास हो रहा है। अगर आप अलग अलग नगर निगम का डाटा लीजिएगा तो सब जगह अलग अलग आपको मिलेगा। छोटा सा चीज़ आपको और बताएं कि बालू, कंस्ट्रक्शन में सबसे ज़्यादा बालू का ज़रूरत होता है। बालू में आप जाइए, कोइलवर में 8 दिन में लाइन आता है। एक ट्रक अगर बालू लाने गया तो 8 दिन में लाइन आ रहा है। कोविड टाइम में आपका चालान का दाम भी बढ़ गया। 8 दिन में एक ट्रक लेके आएगा तो उस बालू का दाम क्या होगा? तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ेगा, तो फिर हम लोगों को कंस्ट्रक्शन रोकना होगा। तो सरकार को चाहिए। दूसरा क्या है, आज क्या है कि अगर सरकारी छुट्टी है तो उस दिन चालान नहीं कटेगा। हमारे समझ से पड़े क्यों ऐसा होगा, जबकि 3 महीना हम लोग का पूरा बंद रहा और अब जुलाई के बाद से फिर 3 महीना बंद हो जाना है, क्योंकि एनजीटी का ऑर्डर है कि बरसात में कोई भी काम बालू नहीं निकलेगा।
आप बताइए हम लोग काम कैसे करें? ये जो मजदूर हैं उनको अगर काम नहीं मिले, सरकार देना चाहती है, तो इसके लिए चाहिए कि जो हमारे सरकार के नीचे के लोग हैं उसको स्मूथ बनाएं, जिससे सब काम आसान हो सके। नहीं, अब कहा जाता है कि बिहार में एक ही कारोबार था जो बहुत तेजी से बढ़ रहा था, वो था कंस्ट्रक्शन का, लेकिन वो कैसे खत्म हुआ ये बताइए, किस हद तक खत्म हो गया? बीच में हुआ क्या, 2012 में दिसंबर में एक रोक लगाया गया कि 3 तल्ला से ज़्यादा बिल्डिंग, 11 मीटर से हाइट से ज़्यादा कोई बिल्डिंग नहीं बनेगा, और 3.5 साल लगा उसको बायलॉज आने में। नया बायलॉज में भी बहुत सारा त्रुटियाँ हैं, जिसको हम लोग सरकार को लिख के दिए। उसमें एक कमेटी बनी जिसमें चैम्बर ऑफ कॉमर्स, बिहार इंडस्ट्री एसोसिएशन, अदर जितने एसोसिएशन हैं सभी के मेंबर थे, और उसमें त्रुटियाँ सुधार करने के लिए एक एक पॉइंट पर राय दिया गया। बन कर रखा है, क्यों नहीं पास हो रहा है, इस इंतजार में हम लोग बैठे हुए हैं। तो वो भी कारोबार ठप हो गया। कारोबार ठप है। तो आपने देख लिया, कहा जा रहा था कि बिहार में कोई कारोबार नहीं है, केवल भवन निर्माण का ही कारोबार तेजी से बढ़ रहा है। सच्चाई थी ये, लेकिन अचानक ऐसा ब्रेक लगा कि क्या हाल है आपने सुन ही लिया। आप बताइए क्या चाहिए सरकार से? अभी तो बहुत संकट में है देश, अर्थव्यवस्था रसातल में जाने वाली है, मूडीज का भी रेटिंग है वो चिंता बढ़ाने वाली है। बिहार में क्या चिंता बढ़ा रही है आपकी? सबसे बड़ी चिंता है कमिटमेंट्स की कमी है। जो भी प्रॉब्लम सामने दिख रहा है तुरंत सारे लोग लग के सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स में सबसे ज़्यादा लगें। अभी एक एग्जांपल है कि गंगा पार करने के लिए कोई बड़े ट्रक के लिए पटना से हाजीपुर जाने में 8-8 दिन लग रहा है। उसके लिए हुआ था कि गंगा ब्रिज बन के तैयार हो जाएगा, महात्मा गांधी सेतु अप्रैल में चालू हो जाएगा। लॉकडाउन हुआ, 10 दिन 15 दिन बाकी था। 15 दिन के लॉकडाउन की वजह से फिर 20 अप्रैल से काम शुरू हुआ। अब सुनने में आ रहा है 15 जून से चालू होगा। तो इसके लिए वेट करते, कब तक वेट करेगा आदमी? को पटना से हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, मतलब उत्तर बिहार जाना ही मुश्किल हो गया है किसी भी ट्रक का। तो ये एक कमिटमेंट की कमी है। उसके अलावा जो कानून बनते हैं, जैसे हमारे अध्यक्ष महोदय ने कहा, इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनी 2011, इसमें कुछ कमी रह गई, कुछ प्रोसीजर थे, उस पर आपस में इन लोग का सामंजस्य नहीं था। इसके लिए हाईकोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया कि भाई इसको ठीक है, इसको इस अथॉरिटी से करना है। इसके लिए गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट गई उसके अगेंस्ट में, जो कि एक तरह का सॉल्यूशन मिल गया था, लेकिन उसके लिए फिर सुप्रीम कोर्ट गई, वहाँ पर भी एक्सेप्ट नहीं हुआ, वापस हो गया। अगेन गवर्नमेंट जा रही है रिव्यू के लिए। मतलब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं मानना है, क्योंकि हमारे मन की लायक बात नहीं हो रही है। ये वो आपके मन की लायक बात थी, बिहार के उद्योगपतियों के मन के लायक की बात थी। उद्योगपतियों की जो मांग थी वो पूरी हो रही थी। उन लोगों का जो सब्सिडी रुका हुआ था, इतना पैसा लगा कि इंडस्ट्री लगाई, बिकॉज कि उनको सब्सिडी मिलना है, एज पर पॉलिसी मिलना है। अब उसमें छोटा सा नुक्ता लगा करके अटका हुआ था, उसका सॉल्यूशन मिला हाई कोर्ट के द्वारा। उस हाई कोर्ट को मान लेना चाहिए, बिकॉज आपस में इन लोगों को एक तरह से क्लियरेंस मिल गया। आपकी बात से तो यही लगता है कि बिहार सरकार उद्योगपतियों को सहयोग नहीं कर रही है, परेशान कर रही है। अब इसको देख के तो लगता है, ये इस प्रकरण को देख के तो कहीं कोई फर्क नज़र नहीं आता कि गवर्नमेंट फेवरेबल है। मैं अध्यक्ष से बात करूंगा, बीआईए के अध्यक्ष हैं आप, सभी के समस्याओं का समाधान यही निकालेंगे सरकार से बात करके। आपने सरकार से बात की कि आपके उद्योगपति कह रहे हैं कि उनको परेशान किया जा रहा है, मदद की बात को छोड़ दीजिए। देखिए, हम लोगों ने प्रयास किए, सरकार ने बीच में कहा कि मिड टर्म पॉलिसी बनेगी, जो कमियां हैं उसको दूर किया जाएगा। हम लोगों ने वो प्रस्ताव भेजा, लेकिन वो प्रस्ताव हमको लगता है कि एक सिरे से उसको खारिज कर दिया गया। उस पर कोई बदलाव नहीं हुआ। जो बदलाव होने चाहिए वो कहीं से भी नहीं हुए। तो इससे बार बार लगता है कि कैसे बिहार का विकास होगा, कैसे यहाँ उद्योग लगेंगे। वातावरण यहाँ बन नहीं पाता है। जो यहाँ हैं सबसे पहले उनको प्रश्रय देना होगा, उनकी बातों को सुनना होगा, तभी उनको देख करके बाहर के लोग आएंगे। और हमको लगता है कि अभी भी आज के अखबार में भी है कि मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि 2016 की जो पॉलिसी है इसमें कुछ बदलाव करने का वो कदम उठाएंगे। ऐसा ये न्यूज़ के माध्यम से हुआ है, हम लोगों ने आज अखबार में आपकी बात से तो यही लगता है कि सरकार अपने हिसाब से उद्योग को चलाना चाहती है, उद्योगपतियों के हिसाब से नहीं।
नहीं, जो सरकार नीति बनाती है तो जो लोग उसको पालन करवाते हैं वो पता नहीं क्यों उसमें इफ बट क्वेश्चन कॉमा कुछ लगा करके उसका अर्थ का मतलब अनर्थ के रूप में पैदा कर देते हैं। यानी किसी भी प्रस्ताव को लटका देते हैं। बहुत बार ऐसा होता है, सारे प्रस्ताव नहीं लौटते हैं, लेकिन बहुत सा, और फिर जब उस प्रस्तावों पर एक सहमति बन जाती है, हम न्यायालय जाते हैं, न्यायालय से जब आदेश आ जाता है तो उसका पालन करना चाहिए। फिर सरकार उसके अंगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट चली जाती है, सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आया तो आप सरकार फिर अभी मालूम पड़ा है कि उसमें सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू फाइल कर रही है। इससे लगता है कि सरकार को लगता है कि जो निर्णय हाई कोर्ट ने दिया है वो उचित नहीं है, जो उन्होंने पॉलिसी बनाई है उनको लग रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सरकार ने जो पॉलिसी बनाई लगता है उसको कि अब वही पॉलिसी ठीक नहीं है, वो पॉलिसी उद्योगपतियों के पक्ष में दिख रही है, तो सरकार को खटक रहा है। इनकी बातों से यही लग रहा है, और ये कह रहे हैं कि हाई कोर्ट से पक्ष में फैसला आया उद्योगपतियों के, उद्योग चलाने वालों के, तो सरकार को सुहाया नहीं, सुप्रीम कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट में भी फैसला उद्योगपतियों के पक्ष में आया, फिर सरकार चली गई रिव्यू पिटीशन में। यानी सरकार किसी भी कीमत पर ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती है जिससे बिहार के उद्योगपतियों को बहुत फायदा हो जाए। अब बताइए कैसे उद्योग धंधा आप लोग चलाएंगे? सरकार जब आपको फायदा होने की बात आती है तो कोर्ट में चली जाती है। जैसे हम तो ये पसंद करेंगे कि बैंक से रिलेटेड, लोन से रिलेटेड, कैपिटल से रिलेटेड कुछ आपको मुख्य बात। ठीक है, आपको क्या बिहार में क्या स्कोप है, बैंक कितना सहयोग करते हैं? बैंक अभी CD रेशियो हमारा 40 के आसपास है, जो कि दूसरे स्टेट्स में 100 भी, किसी स्टेट्स में 100 के बाहर भी है। मतलब हमारा जो डिपॉजिट है वो कहीं और दूसरे जगह लोन दिया जा रहा है, तो CD रेशियो बढ़ाने में भी बहुत स्कोप है। दूसरी चीज़ है कि ये जो स्कीम आई गवर्नमेंट की, ये तो उन्हीं लोगों के लिए जिनके पास पहले से लोन है, लेकिन अगर जिनके पास लोन नहीं, जिन्होंने लोन लिया नहीं, जिन्होंने लोन चुका दिया, उनके लिए क्या ऑप्शन है आज के डेट में? तो उसके लिए फ्रेश लोन्स बैंक को आगे आके देना चाहिए। बैंक का तो एटीट्यूड अभी हम लोग रेगुलर बात कर रहे हैं तो पॉजिटिव दिखता है, लेकिन ग्राउंड पे भी वो उतरा नहीं है कि जो लोग जिनके पास लोन नहीं है उनको फ्रेश लोन मिलेगा, तभी कैपिटल बेस बढ़ेगा। प्रधानमंत्री ने बहुत बड़ा बड़ा ऐलान किया था, पैकेज आया था कि अब तो बैंक बिना गारंटी के, बिना ऐसे ही लोन दे देंगे। आपको लगता है कि धरातल पर सही दिखता है? हाँ, ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है वो अभी बैंक इंटरेस्टेड हैं उसको पालन करने में, क्योंकि उसमें बैंक का कोई स्टेक नहीं लगा हुआ है। मोस्टली तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गारंटी है, सॉवरेन गारंटी है उसमें, लेकिन जिनके पास लोन नहीं है फ्रेश लोन देना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ जिनके पास लोन नहीं है, जो छोटे उद्योगपति हैं, जिन्होंने 30-40 लाख की पूंजी में काम कर रहे हैं और जिन्होंने बैंक से आज तक लोन नहीं लिया, उनको भी आज की डेट में लोन चाहिए। फ्रेश लोन लेने में परेशानी हो रही है? फ्रेश लोन लेने में अभी फ्रेश लोन देने में बैंक का इंटरेस्ट अभी तक तो नहीं दिखा। तो आपने सुन लिया, ये चार्टेड अकाउंटेंट हैं, इनको पूरा ज्ञान है कि बैंकों का क्या हालचाल है, क्या उनका हाव भाव है। यहाँ पर का CD रेशियो बहुत ही खराब है, दूसरे राज्यों में 100% से ज़्यादा है, तो यहाँ 40 पर अटका हुआ है। सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि बैंक उद्योगपतियों को लोन दे, लेकिन बैंक देने को तैयार नहीं है। और भी बात करते हैं, क्या चुनौती है बिहार के उद्योगपतियों को? और हमारे प्रेसिडेंट साहब और फॉर्मर प्रेसिडेंट साहब ने बहुत सारी बातें बताई, उनको मैं रिपीट नहीं करना चाहूँगा। मैं दो मुख्य मुद्दे जो अभी तक नहीं किसी ने कहे, एक बिजली से संबंधित और दूसरा जो यहाँ परचेज़ करती है गवर्नमेंट, उसमें लोकल इंडस्ट्री को प्रेफरेंस, ये दोनों चीज़ BIA हरदम हर फोरम में उठाता आया है। और बिजली में पहले तो अवेलेबिलिटी नहीं थी, हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट केसरी साहब ने बताया, ये बात सही है कि लास्ट 4-5 साल में अवेलेबिलिटी हुई है, लेकिन कहीं भी इंडस्ट्रियल लेवल का पावर अवेलेबल नहीं। जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया वो रूरल एरिया में डोमेस्टिक या छोटे लोगों को लाइन देने के लिए बनाया गया है। और दूसरा, यहाँ पे आज के दिन जो इंडस्ट्रीज़ को पावर का कॉस्ट लगाया जा रहा है, 6.5 रुपये पर यूनिट है और 300 रुपये पर KVA का फिक्स चार्ज है, वो एवरेज में 9 रुपये 10 रुपये पर यूनिट पड़ता है। और किसी भी इंडस्ट्री को आने के लिए बिजली एक बहुत उसका मुख्य कॉस्ट होता है। और मेरी व्यक्तिगत और कई मेंबर्स की बिजली पे ही आधारित समझिए लोहे की फैक्ट्री है, उसमें जो पड़ोसी राज्य हैं उनके कंपैरिजन में 40-50% अगर रेट ज़्यादा आ रहा है तो वो इंडस्ट्री नहीं आ पाएगी। किसी भी तरह की अगर प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री चाहिए तो उसके लिए बिजली का रेट कम हो या बिजली की कोई उसमें सब्सिडी दे सरकार।
अभी जो टैरिफ फिक्सेशन हुआ था उस समय भी हम लोग बहुत ट्राई किए, लेकिन न तो बिजली बोर्ड ने और न गवर्नमेंट ने उसमें कोई सुनवाई की। और छोटी छोटी इंडस्ट्री अगर 9 रुपये 10 रुपये पर यूनिट देगी तो वो कभी प्रोग्रेस नहीं कर सकती है। और जॉब क्रिएशन एमएसएमई में ही होता है। और दूसरा, जितनी भी यहाँ पे छोटी छोटी यूनिट चलती है उनसे परचेज़ नहीं किया जाता है। कुछ ऐसे टेंडर होते हैं छोटी छोटी चीज़ों के, फर्नीचर के, इन सब में भी उसमें ब्रांड नेम का या टर्नओवर का या कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन लगा दिया जाता है। और परचेज प्रेफरेंस डिक्लेयर्ड है बिहार गवर्नमेंट में कि लोकल इंडस्ट्री या एमएसएमई से परचेज़ करना है, लेकिन वो लागू नहीं किया जा रहा है और इस लोकल इंडस्ट्री को परचेज में प्रेफरेंस नहीं दिया जा रहा। तो आप ही सोचिए, जिस राज्य सरकार के अधिकारी जो स्थानीय व्यापारी हैं, उद्योगपति हैं, उनके प्रोडक्ट को आगे नहीं बढ़ाएंगे, खरीदेंगे नहीं, तो फिर वो बेचने कहाँ जाएंगे। तो इनकी मांग है कि अगर बिहार के उद्योगपति कोई उद्योग धंधा लगा रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो उसको प्राथमिकता मिलनी चाहिए। सरकारी टेंडर में या सरकार के विभागों को प्राथमिकता देनी चाहिए, उनके सामान की खरीदारी पहले होनी चाहिए। लेकिन अधिकारी ऐसी शर्तें लगा देते हैं कि उसमें बाहर की सारी बड़ी कंपनियां आकर सारा ठेका उठा ले जाती हैं, अपना माल सप्लाई कर देती हैं और यहाँ के व्यापारी माल का प्रोडक्शन करके इंतज़ार करते रहते हैं ग्राहक का। लॉकडाउन की वजह से 2.5-3 महीने से हमारी अर्थव्यवस्था डगमगा रही है। बिहार जो पहले से ही उद्योग धंधे के क्षेत्र में कितना पीछे था आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। अब जब लॉकडाउन खत्म हुआ है, क्या चुनौती है? बिहार क्या आगे बढ़ पाएगा उद्योग धंधा में? नीतीश कुमार कह रहे हैं कि पॉलिसी बदलेंगे, उद्योग धंधा शुरू करेंगे, इंडस्ट्री लगाएंगे। आपको लगता है? पॉलिसी तो हमारे पास ऑलरेडी पहले से बनी हुई है, 2011, 2006, 2016, बट पॉलिसी इम्प्लीमेंट ही नहीं हो पाती है। आज 2011 पॉलिसी में कम से कम 250-300 इंडस्ट्रीज, सुप्रीम कोर्ट से हम केस जीत चुके हैं, उसके बाद भी सरकार हमें सब्सिडी नहीं दे रही है। तो जब एग्जिस्टिंग प्रॉमिस को आप पूरा नहीं कर रहे हैं तो आप कैसे उम्मीद करेंगे कि आप नया इन्वेस्टर को प्रॉमिस करके यहाँ बुला लें। आईटीसी 3 साल से 50 एकड़ ज़मीन बांट रहा है, मांग रहा है, उसको आप ज़मीन नहीं दे पाए 3 साल से, तो आप कैसे उम्मीद करेंगे कि बड़ी 24 इंडस्ट्रीज़ को आपने इन्वाइट किया वो आपके यहाँ आके इन्वेस्ट करेंगे। तो पहले तो सरकार को अपना घर सुधारना होगा कि भाई हम ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस का मतलब है सही में ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस हो, वो बिहार में ज़रूरी है। लैंड आज बियाडा इंडस्ट्रियल एरिया में लैंड है ही नहीं अलॉटमेंट के लिए आपके पास, किसी को 10 एकड़ 5 एकड़ ज़मीन है ही नहीं, फैक्ट्री लगाए कहाँ। और ग्राउंड वाटर का जो नियम है, प्राइवेट लैंड हम जहाँ भी लेने जाएंगे, पटना, मुजफ्फरपुर, जो भी बड़े टाउन के अगल बगल में, सब जगह क्रिटिकल जोन में है, सेमी क्रिटिकल जोन में, हम फैक्ट्री लगा ही नहीं सकते वहाँ। तो ये सॉल्यूशन तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को बैठना होगा कि भाई फैक्ट्री लगे तो कैसे लगे। तो नीतीश कुमार जो कह रहे हैं कि अब बहुत उद्योग धंधा लगा देंगे, इंडस्ट्री लगा देंगे और सबको रोजगार दिला देंगे, ये क्या लगता है ब्लॉफ है? ये उनका बेसिकली ब्लॉक लेवल पे छोटे माइक्रो सेक्टर की कहानी है। 10 लाख 20 लाख में तो वो तो रोजगार बहुत टेम्पररी होते हैं और बहुत छोटे होते हैं। 5 लोग 10 लोग मिलकर अगर कुछ काम करते हैं तो उनकी लॉन्गेविटी की प्रॉब्लम है। एक बार चालू जरूर हो जाएगा बट वो सस्टेन कैसे करेगा, क्योंकि व्यापार की एक मिनिमम स्केल होती है, व्यापार उसी पे काम करता है। तो वो बिहार सरकार का एटीट्यूड क्या है? प्रो बिजनेसमैन है या एंटी बिजनेसमैन है? न तो प्रो है न एंटी है। अगर बिजनेस लग गया तो ठीक है, नहीं लगा तो ठीक है। तो गाड़ी न्यूट्रल में है, गाड़ी न्यूट्रल में है, गियर में लगेगी तब आगे बढ़ेगी ना, या पीछे जाएगी। तो बिहार गवर्नमेंट न्यूट्रल है, उद्योग धंधा को न बढ़ाने में रुचि है और न उसको बंद कराने में है। आइए और भी लोग हैं, बात करते हैं जी। और कुछ है? ये बिजली का फिक्स चार्ज को लेके हम सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। एक्चुअली सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी जितने भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स हैं उनको इंस्ट्रक्शन इशू हुआ है कि आप भी जो फिक्स चार्ज एनटीपीसी को नॉर्मली सारे स्टेट गवर्नमेंट्स की जो भी इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज़ हैं वो तो उसको उन्होंने डिफ़र किया है। तो हम सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बिजली का जो कंपोनेंट होता है उसमें एक फ़िक्स्ड कंपोनेंट होता है, फैक्ट्री चलाए चाहे नहीं चलाए उतने लोड का हमें पैसा देना पड़ता है। सरकार से पिछले 3 महीने से हम अनुरोध कर रहे हैं कि जो लॉकडाउन पीरियड का 2 महीना है वो हमें कम से कम माफ़ कर दिया जाए। उसके बाद तो हम देते थे, कल भी देते थे और आगे भी देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि सरकार हमारी इस मांग को मान ले। चलिए, हम भी उम्मीद करते हैं कि सरकार आपकी मांग को माने और बिहार के उद्योगपति संतुष्ट हों और ज़्यादा जोश खरोश के साथ काम करें। आप बताइए, क्या आपको लगता है बिहार में कारोबार, उद्योग धंधा को आगे बढ़ाने का माहौल है? देखिए, मैं तो यहाँ पर आईटी और सर्विसेज का बात रखना चाहूँगा। अगर कोरोना वायरस की बात करते हैं तो आईटी वालों को सबसे बड़ा रोल देना चाहिए, सबसे बड़ा, क्योंकि उन्होंने ना आपका टेलीफोन बंद किया, ना आपकी इंटरनेट सेवा बंद हुई, वर्क फ्रॉम होम की जो चीज़ें हैं सब, क्योंकि आईटी वाले काम कर रहे थे तो आपका चलता रहा। दूसरा क्या है कि बाकी बातें तो हमारे सारे सीनियर्स लोग यहाँ बता ही चुके हैं, लेकिन वो जो मेन पॉइंट जो हमारे प्रधानमंत्री बोल रहे हैं वोकल फॉर लोकल,
और उन्होंने उसके अगेंस्ट में एक बड़ा डिसीजन भी नेशनल लेवल पे लिया कि 200 करोड़ तक के जो टेंडर्स होंगे वो सिर्फ इंटरनेशनल टेंडर्स नहीं होंगे, वो नेशनल टेंडर्स होंगे। इसी तरह की चीज़ अगर हमारे बिहार सरकार को भी कम से कम 20 करोड़ मैन्युफैक्चरिंग के लिए, 2 करोड़ सर्विसेज और इस सब के लिए अगर वो प्रेफरेंशियल MSME के लिए सारे लोग बोल ही रहे हैं, ये हो तो ये हमारे इंडस्ट्री को बहुत फ़ायदा करेगा। और तो जॉब की बातें कर रहे हैं हम, माइग्रेंट लेबर्स की जॉब की बातें कर रहे हैं, तभी बढ़ेंगी। आज की सिचुएशन में तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है इमीडिएटली। IT के बारे में अगर बोलें तो हम लोग के प्रपोजल जो हैं 10 साल पहले फंड की बातें हो गई, प्रपोजल्स हो गई, लैंड अलॉटमेंट्स हो गए। IT टावर बनना था, IT पार्क बनना है बीटा में, IT विलेज बनना है राजगीर में, सारे लैंड अलॉटमेंट्स हो गए। लैंड अलॉटमेंट्स हो के सिर्फ काम बढ़ जाएगा ऐसा तो कुछ है नहीं। तो आपको तो कुछ ना कुछ इंसेंटिव्स देने पड़ेंगे, लोगों को बुलाने के लिए कोशिश करनी पड़ेंगी। कुछ प्रोजेक्ट्स आना भी चाहते हैं, PP मोड में काम करना चाहते हैं, लेकिन जैसा सब लोग बोल रहे हैं कि वो ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस की चीज़ें जब तक नहीं आएंगी, कुछ अच्छे इंसेंटिव्स हम नहीं देंगे, तो लोग बाहर से नहीं आएंगे। और बाहर से लोग तभी आएंगे जब बिहार के लोगों को देखेंगे कि ये बढ़ रहे हैं, तो बिहार के लोगों को पहले बढ़ाएं। अभी सबके ग्रीवेंसेस हमारे इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री के पार्टनर्स, हमारे दोस्त लोग जो हैं, सब लोग के पास कुछ ना कुछ पुराने इतने लंबे इश्यूज बचे हुए हैं कि उस गड्ढे को भरे पहले सरकार की, आगे बढ़े। क्या आपको लगता है, ये बहुत बड़ा सवाल है, कि जो स्थानीय बिजनेसमैन हैं, बिहार के उद्योगपति हैं, उनको सरकार मदद करती है या उनको परेशान करती है? जैसे देखिए, सरकार की पॉलिसीज़ अच्छी बनती है बट इम्प्लीमेंटेशन में कोई ध्यान नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन जब तक अच्छा नहीं होगा तब तक ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं होगा। तो वो अकाउंटेबिलिटी जब तक आप नहीं लाइएगा अपने ऑफिसर्स पे, अपनी नीचे इम्प्लीमेंटेशन की टीम पे, रिव्यू हमसे भी नहीं लीजिएगा डायरेक्ट, आप खाली ऑफिसर से रिव्यू लेते हैं, तो नहीं सुधार हो सकता है। सुधार करना है तो आपको 360 डिग्री एंगल पे आना होगा। जो इंडस्ट्री डायरेक्ट जो इफेक्टेड है उसके साथ आपकी मीटिंग हर महीने 2 महीने पे होनी चाहिए। ऑफिसर जो बोलता है खाली उसका मत सुनिए, हमारा भी बात सुनिए, हम भी कुछ सच बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम इंडस्ट्री वाले गलती बोलते हैं। तो ये हम पे विश्वास करना होगा सरकार को। अगर सरकार चाहती है बिहार सरकार की कि बिहार में भी उद्योग लगे, तो हम इंडस्ट्री वालों को उनको विश्वास करना पड़ेगा। अपने देश की 80% जो ज़मीन है वो 20% लोगों के कब्जे में है, और जिन 20% लोगों के कब्जे में 80% ज़मीन है, वो मानते ही नहीं है कि कृषि बिहार में कभी एक इंटरप्राइजिंग बिजनेस की तरह आगे बढ़ सकती है। इसलिए बिहार बेहाल है। उद्योग धंधे, कल कारखाने बिहार में लगे नहीं, और जो उद्योगपति यहाँ कह रहे हैं, अपनी समस्याएं बता रहे हैं, उससे लगता भी नहीं है कि आने वाले दिनों में भी बिहार में उद्योग कल कारखाने ज़्यादा लगेंगे। आइए कुछ और लोग हैं, बात करते हैं। क्या आपको लगता है आपके सारे जो यहाँ कलीग्स हैं वो बहुत हताश, निराश, दुखी दिख रहे हैं सरकार के इम्प्लीमेंटेशन से, पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन नहीं? मैंने कहा कि यही एक मौका, ये प्रकृति ने एक मौका दिया है बिहार को कि इसको अपॉर्चुनिटी में बदलने के लिए। यहाँ लाखों के संख्या में उद्योग लग सकते हैं, सिर्फ थोड़ी सी खरीद नीति में, सोच में बदलाव होने से। इतना बड़ा ये कंज्यूमिंग स्टेट है, तो जो चीज़ की हमें आवश्यकता है उन चीज़ों के उद्योग लगवाए जाएं, और सरकार उसमें एक खरीदगी का पार्ट सुनिश्चित करे कि भाई ये जो सामान आप बनाओगे हम इसमें से इतना % खरीद लेंगे। तो ये उसको बढ़ावा मिलेगा कि भाई सरकार मेरी ये सामान खरीद रहा है। जो हमारे मुख्यमंत्री की एक मंशा भी है कि भारत के हर घर में एक सामान बिहार का हो, उसको फलीभूत करने का ये बहुत बड़ा अवसर आया है। और इसको अपॉर्चुनिटी में बदल के जितने भी मजदूर आए हैं, अगर वो 50 लाख भी आए हैं, तो उन सभी को रोजगार मिल सकता है। और बिहार फिर एक बहुत जो बात हो रही है बैकवर्ड, उससे बहुत आगे निकलने का ये मौका है। इस मौके को हाथ से निकलने नहीं देना चाहिए। केंद्र सरकार भी MSME पर इतना फोकस कर रखी है, उसका पूरा लाभ लेना चाहिए। और नीतीश कुमार जी की जो छवि है भारत में, हमारे प्रधानमंत्री की नज़र में, अगर नीतीश कुमार जी एक बार प्रधानमंत्री को ये खाली कह दें कि भारत के 2-4 बड़े उद्योगपतियों को यहाँ पर वो उद्योग लगाने के लिए कहें, तो हमको लगता नहीं है कि कोई जिनको प्रधानमंत्री कहेंगे वो यहाँ नहीं लगाएंगे, और 2-4 आएंगे तो उसके पीछे सैकड़ों लोग यहाँ आ जाएंगे। इसलिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बिहार को मिली है, इसको इनकैश करना चाहिए। तो आपने सुन लिया, BIA के प्रेसिडेंट हैं, ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को मोदी से अपील करनी चाहिए कि आप जरा बोलिए देश के किसी बड़े उद्योगपति को कि बिहार में भी आए, 2-4 कल कारखाना लगाए, ताकि बिहार भी भारत के साथ कदम ताल कर सके। आपने सुन लिया। अब केसरी जी, आपको कितनी उम्मीद है कि
सरकार इस बार बिहार इंडस्ट्री को बढ़ाएगी, बिहार में इंडस्ट्री को बढ़ाएगी? देखिए, मजबूरी है वैसे सरकार की कि इंडस्ट्रियलाइज बिहार को इंडस्ट्रियलाइज करें, ये मजबूरी है, लेकिन नींद कब टूटेगी ये कहना बड़ा मुश्किल है। देखिए, यहाँ पर पटना के, बिहार के जाने माने उद्योगपति हैं, तो लगे हाथ हम ये भी सर्वे कर लेते हैं कि उद्योगपतियों की राय में क्या है बिहार सरकार की नीति, औद्योगिक नीति, कितना 100 में से कितना अंक देते हैं बिहार के उद्योगपति बिहार सरकार को, बिहार सरकार की उद्योग नीति को। हम शुरू करते हैं प्रेसिडेंट से ही। बिहार सरकार की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है उसको कितना नंबर देते हैं? हम 100 में उनको 60 नंबर देते हैं, इंडस्ट्रियल पॉलिसी को। और जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको बहुत सारे काम हुए हैं, यहाँ उद्योग लगे हैं, यहाँ बड़े बड़े सीमेंट के उद्योग लगे, बिस्किट्स के उद्योग लगे, खाद्य पदार्थों के कई उद्योग लगे हैं, लेकिन जिस अनुपात में बिहार में उद्योग होने चाहिए थे वो नहीं लगे। इसलिए मैं 100 में से बिहार जो इम्प्लीमेंट हुई, जो पॉलिसी है, उसको 60 अंक। तो बिहार इंडस्ट्री एसोसिएशन के प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि नीतीश सरकार फर्स्ट क्लास से पास है। आइए और भी बात करते हैं, आपको क्या लगता है? सेम 60। पॉलिसी तो 80-90 दिया सकता है, इम्प्लीमेंटेशन 60 भी नहीं 40 है। अच्छा, आप बताइए। सेम 40 से ज़्यादा नहीं देंगे इम्प्लीमेंटेशन। हाँ, 40 से ज़्यादा। तो ये 40 ही देंगे, और भी लोग हैं, इनसे बात करते हैं। आप कितना नंबर देंगे? देखिए, पॉलिसी जो है इंडस्ट्रियल पॉलिसी, उसको कितना देंगे? अध्यक्ष ने सबके बिहाफ पर कह दिया, हम सहमत। नहीं, मैं चाहता हूँ अपनी राय बताइए। तो अपनी राय, हमारी 11 की पॉलिसी थी, उसको हम 70% देते, उसके मुकाबले 16 में जो पॉलिसी आई है उसको 50% देंगे। और इम्प्लीमेंटेशन का नंबर देने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो नंबर देने लायक ही नहीं फेल है। जी, आप बताइए। हम अध्यक्ष जी से सहमत हैं कि 60% इम्प्लीमेंटेशन। आप अध्यक्ष जी की राय मत दीजिए, आप अपनी राय दीजिए ईमानदारी से, छाती पर हाथ रख के। हम सहमत हैं, हम तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, हम सहमत हैं कि 60% ठीक है। आप बताइए। हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है कि जो पॉलिसी बनी थी उसका इंटेंशन सही था, उसको 70 नंबर देने चाहिए, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत पुअर था। तो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट को 40 नंबर ही देना चाहिए। 40 नंबर, सेकंड डिवीजन भी नहीं मिला, थर्ड डिवीजन। चलिए आप बताइए, इंडस्ट्रियल पॉलिसी को कितना नंबर? पॉलिसी को तो मैं भी वही अराउंड 60% ही दूंगा, लेकिन जहाँ तक इम्प्लीमेंटेशन की बात है तो मुझे अगर अपने सेक्टर को जोड़ते हुए देखें तो मैं 30-40 से बीच में दे पाऊंगा, उससे ज़्यादा नहीं दे पाऊंगा, उससे ज़्यादा। चलिए, इन्होंने पास कर दिया, आप बहुत अनुभवी हैं, आप जरा एक सही जवाब दीजिएगा। नीतीश सरकार की जो औद्योगिक पॉलिसी है, उद्योग नीति है, वो कितना % लायक देने लायक है? पॉलिसी 90% दूंगा मैं। पॉलिसी 90% अच्छी है, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन उतनी बुरी है। अच्छा, आप इतना बोल रहे हैं तो बता दीजिए क्या खास बात है, 2-4 पॉइंट बता देते हैं। जैसे इस पॉलिसी में हम बेसिकली जो टर्म लोन लेते हैं उसका पूरा ब्याज करीब करीब हमें रिम्बर्स हो जाता है। तो हमारी फैक्ट्री बेसिकली इंटरेस्ट फ्री लोन से लग रही है। हमको GST का रिम्बर्समेंट कागज़ पे दिया हुआ है, भले आज तक मिला नहीं वो अलग बात है, लेकिन कागज़ पे हमको जितना इन्वेस्टमेंट करेंगे उसका 100% या 70% हमें मिल जाएगा। वैसे ही हमें स्टैम्प ड्यूटी का या एग्रीकल्चर लैंड का कन्वर्शन का पूरा पैसा मिल जाएगा। काफ़ी अच्छी पॉलिसी है अगर हम बाकी स्टेट से कंपेयर करते हैं। लेकिन मिलता नहीं है, या मिलने में बहुत देरी होती है। कितना % देंगे इम्प्लीमेंटेशन को से 40 नंबर दे सकते हैं, जैसे बाकी मेंबर्स की। तो आपने सुन लिया, बिहार इंडस्ट्री एसोसिएशन से जुड़े हुए तमाम जो उद्योगपति हैं वो बिहार सरकार को इम्प्लीमेंटेशन के स्तर पर, लेवल पर पास कर रहे हैं। 30 से 40% के आसपास अंक दे रहे हैं। यानी बिहार सरकार फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न से पास नहीं हो रही है, थर्ड डिवीज़न से पास हो रही है। लेकिन जो पॉलिसी है बिहार सरकार की, औद्योगिक नीति है, उसे 70, 80, 90% तक अंक मिल रहा है। यानी पॉलिसी ठीक है लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रही है। पॉलिसी ठीक है लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रही है। क्यों? क्योंकि सरकार जो कुछ करना चाहती है उसमें पलीता लगा रहे हैं नौकरशाह। आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगे तो आप ज़रूर हमें बताइएगा। हम अगली बार और उद्योगपतियों से बात करेंगे।